चलिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए नेचर में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं दे आर नॉट इन द प्योर फॉर्म, वो प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं। बहुत सारी चीजें मिक्सचर के फॉर्म में पाई जाती है, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटी होती है या फिर कुछ ना कुछ हम ऑलरेडी मिला देते हैं उसके अंदर। तो मिक्सचर के अंदर जो भी चीज आप एक्स्ट्रा मिलाए हो, सुना ध्यान से, जो भी चीज आप मिला रहे हो उसके अंदर, या फिर मान लो कोई एक चीज है जिसका अमाउंट ज्यादा है और कोई दूसरी चीज में इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट है, तो हमें ये पता करना है कि वो चीज कितनी है उस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर हर एक का कंपोजिशन कितना 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 है। इन्हीं सब चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो बेसिकली किसकी स्टडी होने वाली है इसमें, बोलो। अब यार बोलो, थोड़ा नहीं मजा नहीं आएगा पढ़ने में। किसकी स्टडी होने वाली है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। मिक्सचर में प्रेजेंट व्हाट, इम्प्योरिटीज। यस, कुछ इम्प्योरिटीज एग्जैक्टली बोले सही टर्म नहीं होगा क्योंकि हर टाइम इम्प्योरिटी नहीं होगी। बेसिकली मिक्सचर में प्रेजेंट हर एक कंपोनेंट का कॉम्पोजिशन। ओके सर। क्या मैंने बोला? मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट्स के कॉम्पोजिशन की स्टडी होनी है इसमें, ठीक है। ढेर सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे जिसमें कुछ बहुत खास होंगे। खैर आप जब इसको खत्म कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के असाइनमेंट लेके आए कोचिंग से? नो सर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं मिला आपको? नहीं सर। ओके ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगले 2 दिन के अंदर जाके आप ले आइएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैं साथ साथ में जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा, होमवर्क देते जाऊंगा, साथ साथ में इसको पैरेलली खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे थे मिक्सचर के बारे में। इवन मैं आपको बताऊं, नॉर्मल अगर जब आप शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं, शुगर सोल्यूशन का मतलब आप पानी में चीनी घोल दिए या नमक घोल दिए, है ना, उससे एक जो सोल्यूशन बन के तैयार हुआ, वो सोल्यूशन के अंदर भी उस NaCl का या फिर उस ग्लूकोज का, शुगर का अमाउंट कितना है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में, इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कभी आपने कफ सिरप यूज किया है? कफ सिरप? अरे हाँ सर। यस सर, बहुत किया। कफ सिरप में वहां पे सबका अमाउंट लिखा रहता है कि ये कितना कितना है, ये कितना है, ये कितना है, और वहां पे आप ध्यान दिए होंगे, पता नहीं ध्यान दिए कि नहीं, उसमें आप ऐसे लिखा रहता है परसेंटेज V/V। नहीं सर, नहीं दिया। यस सर दिया है, लिखा रहता है W/V, इस तरह से लिखा रहता है, या परसेंटेज W/W के फॉर्म में लिखा रहता है। हाँ सर, देखा है आपने? जैसे आप जो मेडिसिन यूज करते हैं ना, जो मेडिसिन हम लोग खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, तो अगर जो टैबलेट मान लो इतनी बड़ी है, ठीक है, तो इतनी बड़ी टैबलेट में क्या होता है ना कि पूरी की पूरी वो चीज नहीं इसके अंदर होती है जो वाकई में आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रही होती है। वो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा था, बाकी उसमें मिक्स करके उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। तो एग्जैक्टली जो चीज आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, जब देखते हो आप जब टैबलेट खरीद के लाते हो तो उसमें कई सारी चीजें लिखी रहती है। एक ही टैबलेट जब खरीद के लाओगे आप, उसका पूरा का पूरा पत्ता, एक पीस पूरा पैकेट खरीद के लाओगे तो पैकेट के पीछे बहुत सारी चीज नाम लिखे रहते हैं, एक नाम नहीं लिखा रहता। दवा का एक नाम होगा लेकिन उसके अंदर कॉम्पोजिशन कई सारे होते हैं, है ना? यस सर। तो अगर जो वो लेट्स से वो 10 ग्राम की टैबलेट है या 2 ग्राम की टैबलेट है या 1 ही ग्राम की टैबलेट है, उस 1 ग्राम की टैबलेट में कई सारी चीजें और मिक्स होती हैं, लेट्स से वो मिलीग्राम में मिक्स है। तो कौन कौन सी चीजें कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको भी रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। या सिंपल जूस का पैकेट नाम कर दो, जो नॉर्मल जूस आप मार्केट से लाते हो उसमें भी मेरे पास ऐसा कुछ खास है तो नहीं तभी दिखाता हूं तुमको, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, पर आप नॉर्मल जब आप मार्केट से कुछ खरीद के लाते हो तो उसमें भी जो चीजें लिखी रहती हैं वो इसी फॉर्म में होती हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में लिखा रहता है कंपोजिशन। नेक्स्ट टाइम से आप एक काम करना, जब कोई चीज खरीद के लाना मार्केट से,
तो एक बार जरूर उसका पैकेट देखना, बैक साइड कवरिंग देखना आप उसको, उसमें आपको दिख जाएगा। आपने अच्छा कोई नहीं, ठीक है, ये सब तो ठीक है। चलो मैं ऐसा एग्जांपल देने वाला जिसे सबने देखा होगा। आपने कभी वो वाइन की बोतल देखी है? वाइन की बोतल सबने यस देखा होगा। सर। एकदम सीधे बच्चों देखा है ना आपने? उसमें 42.2% V/V लिखा रहता है नीचे कुन्ने में। अभी नहीं देखा। यस सर। कभी नहीं देखा? देखो मैं तो ऐसे भी नहीं देखा हूँ। देखो बोतल ऐसी होती है क्या? मुझे तो यही नहीं मालूम बोतल होती है कैसे। ऐसी होती है क्या? ऐसी कुछ होती होगी, यहाँ एक साइड में लिखा रहता है परसेंटेज V/V। या बियर की बोतल आप देखो ना, तो बियर की बोतल पे भी लिखा रहता है इतना परसेंटेज V/V। या कोरेक्स देखा आपने? कोरेक्स वो जो मेडिसिन आती है उसकी कफ की। आपको मालूम बियर में जितनी अल्कोहल नहीं होती उससे ज्यादा अल्कोहल कफ सिरप में हुआ करती थी एक टाइम पे। मतलब इंसान का अगर जो पीने का मन है तो वो लीगल तरीके से क्या पीता था? बियर नहीं पीता था, क्या पीता था? कफ सिरप लाया, एक डब्बा पी के सो गया आराम से। है ना? तो खैर कई जगहों पे बैन है कोरेक्स, लेकिन अभी इंडिया में आपके अभी कहीं कहीं मिल जाती। खैर बैन तो शायद यहाँ पे भी हो गया है ना? तो कफ सिरप में अल्कोहल होता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि नींद सी आने लगती है कफ सिरप पीने के बाद, या हल्का हल्का दिमाग चकराने लगता है बिकॉज ऑफ अल्कोहल। यस सर, बहुत पिया है कफ सिरप। बहुत पिया है, इसको मालूम होगा पहले से बात। ठीक है, तो बेसिकली जब आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे और अपने अराउंड सराउंडिंग में जो भी चीजें आप जो भी प्रोडक्ट खरीदो, एक बार जरूर उसके पीछे उसका देख लियो, कंपोजिशन देख लो, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स वहां पे आपको ये साफ दिखते हैं। तो बेसिक मतलब क्या है? क्या आप समझ चुके हैं कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? कि किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी मिक्सचर के अंदर जो अमाउंट्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के नए नए तरीके हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। ना मैं बात कर रहा हूं मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर बेटा? जब दो या दो से अधिक चीजों को आप मिलाते हैं तो क्या चीज बनती है? मिक्सचर कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? वन पीस। व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? जिसमें पार्टिकल का साइज 10 to the power -10 से कम हो। यस सर। ओके, और कोई इंफॉर्मेशन? इसमें सेपरेशन की कोई लेयर नहीं होती। सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल जाए पूरा। वेरी गुड, ओके ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल जाए, सेपरेशन की कोई लेयर नहीं होती है। सुनो ध्यान से, बिल्कुल सही बोला। आप दो चीजों को मिलाओ, ए और बी को। ए और बी को मिलाने के बाद फाइनली जो चीज आपको बन रही है, मिक्सचर जो बना, अगर जो उसमें से आप ए और बी को पहचान ना पाओ तो बनने वाली चीज जो होगी वो होगी होमोजेनियस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर है बोलो? होमोजेनियस, सिंगल फेज सिस्टम। अब जब आपने ए और बी को मिलाया, ए और बी को मिलाने के बाद भी ए और बी साफ साफ आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलोगे आप? हेटेरोजेनियस। मिल तो गया है लेकिन ये साफ दिख रहे हैं। जैसे आप सैंड को मिक्स कर दो वाटर में, क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। क्या सैंड डाला वाटर में दिख रहा है? यस। आप वाटर में ऑयल डाल दो, क्या आपको दिख रहा है? यस सर। वाटर अलग से, ऑयल अलग से, है ना? यस सर। यस सर। लेकिन आप उसी वाटर में अगर शुगर डाल के उसको बढ़िया से मिक्स कर लो, क्या आपको शुगर और वाटर अलग से दिख रहे हैं? अब आपको शुगर सोल्यूशन दिख रहा है, शुगर के पार्टिकल्स उसके अंदर पूरी तरह से मिल चुके हैं, तो प्योर वाटर भी नहीं है अब और प्योर शुगर भी नहीं है ना? यस सर। क्या मैं आपसे कहूं कि भाई एक 1 स्पून आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप शुगर मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर मैंने बोला लाओ भाई चीनी वापस करो, मेरा मुझे नहीं चाहिए, मेरा चीनी वापस करो, क्या तुम उसमें चीनी निकाल के दे दोगे मेरे को?
नहीं सर। नो सर। क्या आप दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब जो चीज बन गई वो क्या बनी है, आप वहां पे दिख नहीं रहा, आपको क्या नहीं दिख रहा, ए और बी जो मिक्स किया था वो आपको दिख नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से, इजीली सेपरेबल नहीं है। हाँ इजीली हैंड पिकिंग से आप उसको सेपरेट, फिजिकल मेथड से आप उसको इजीली सेपरेट नहीं कर। नहीं कर सकते। क्लास 12 में हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो चीज मिक्स करते हैं उसको वापस से अलग भी कैसे करते हैं, पर फिलहाल अभी नहीं। हाँ बिल्कुल 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 बेटा केतन, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप आराम से उनको अलग भी कर सकते हो, लेकिन उसके तरीके अलग है, बहुत सारे, बहुत डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। तो नॉर्मल मैकेनिकल मेथड से, जस्ट बाय लुकिंग एट और हैंड पिकिंग, नॉर्मल मेथड से क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? नहीं। तो अब सुनो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर को ही आप एक और नाम देते हैं, क्या बेटा? सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? अगर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में आपसे पूछूं तो उल्टा छोड़ो, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखो, इट इज व्हाट? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, बोलो बोलो बोलो, कंपोनेंट्स। It is a homogeneous mixture of two or more components। तो बेटा अगर जो इसमें देखो, अगर जो टू कंपोनेंट्स हुए या थ्री कंपोनेंट्स हुए, या फिर हो सकते हैं चार कंपोनेंट, मतलब चार चीजों को मिला के आपने बनाया हो, ठीक है। जैसे हो सकता है जैसे आपने पानी में शुगर मिक्स किया और उसी के अंदर क्या मिक्स कर दिया, शुगर और वाटर है, तो सिर्फ दो चीजें मिलेंगी। और जिसमें आपने थोड़ा सा NaCl भी डाल दिया तो कितनी चीजें हो गई इसमें अंदर? 3। अब उसी के अंदर आपने नींबू निचोड़ दिया थोड़ा सा, अरे बोलो कितनी हो गई? अब बोलो 4 कंपोनेंट। तो अगर दो कंपोनेंट लेंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। तीन कंपोनेंट्स होते हैं तो वी कॉल इट टर्नरी सॉल्यूशन। चार कंपोनेंट होते हैं वी कॉल इट क्वाटरनरी। सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखी आपने? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को मिक्स करो और मिक्स करने के बाद वो फाइनली चीज कैसी बनी? होमोजेनियस। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हम लोग? नाउ व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? वी कॉल इट, एक वर्ड में जो मतलब एक दो तीन लाइन के अंदर मैं इसको खत्म करना चाहूँ, दो तीन वर्ड में, तो इसको मैं लूंगा सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो homogeneous mixture। Now what is heterogeneous? More than one phase system। यार अब तुमको बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। जी एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे इससे। अब लोगों के दिमाग खराब होते हैं, लोगों को लगता है कि दोनों बात एक ही है। इवन पढ़ा भी ऐसे जाता है कि दोनों चीज एक ही है। तो वो दोनों चीज क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक टर्म है स्टेट और एक टर्म है फेज। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या ये दोनों बातें सेम है या दोनों बातें डिफरेंट है? स्टेट एंड फेज, थोड़ा जल्दी से खत्म करिए इसको, क्योंकि मेन टॉपिक ये नहीं है, मेन टॉपिक टर्म्स है। तो लेकिन इसके थ्रू ही आएंगे हम वहां पे। जल्दी बताएं, आप बताएं स्टेट एंड फेज सेम है, स्टेट और फेज अलग होती है? लिक्विड फेज, लिक्विड स्टेट, आर दे सेम और डिफरेंट? यार घुमा दिया अलग है सर, फेज डिफरेंट होगी। हो रहा है तो डिफरेंट होगी। एक फेज है। ओके डोंट टेल मी योर इंट्यूशंस या इंस्टिंक्ट अपना, मतलब सर मेरे को ऐसा लग रहा है। अबे तुमको कैसा लग रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है ये बताओ। तुम
अगर तुम कह रहे हो सर दोनों अलग होगा, तो दोनों अलग कैसे होगा ये बताओ। ये नहीं सर मन कर रहा है सर मेरा अलग बोलने का इसको, क्योंकि आपने लिख दिया ऐसा, मुझे पक्का लग रहा है आप तो। तो स्टेट में शायद वो रहता है और फेज में शायद उसका डेवलपमेंट होता है। जब किसी चीज का जब डेवलपमेंट होता है तो वो फेज में रहता है। मतलब आप ये कह रही है कि अगर जो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो फेज चेंज है। नहीं, वो तो स्टेट चेंज होता है सर, क्योंकि वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फेज में उसका डेवलपमेंट होता है, स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज। मतलब थोड़ा और क्लियर करें, मैं समझ नहीं पा रहा। स्टेज बाय स्टेज चेंज होता है। स्टेज आता है पहले एक स्टेज, मतलब 50% चेंज हो गया और 50% नहीं हुआ ऐसा? नहीं सर, स्टेजेस में चेंज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे। ऐसा कौन सा स्टेज होता है? हमने तो नहीं जानते, हम तो सॉलिड से लिक्विड बनाते समय सीधे मेल्ट हो जाता है वो आइस, लिक्विड हो गया। वो तो स्टेट चेंज हुआ ना सर। हाँ तो फेज, उसमें फेज चेंज कहाँ से? उसमें क्या उसमें फेज चेंज भी हुआ है? इसमें फेज नहीं, इसमें स्टेट चेंज हुआ। फेज में अच्छा एक सेकेंड, लिक्विड फेज आप बोलते हैं कि नहीं? ये वर्ड आपने सुना है, लिक्विड फेज? यस सर। सॉलिड फेज। तो जब कोई चीज आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में चला गया? इज इट ट्रू बोल तो स्टेटमेंट? सकते हैं। ऐसा ही बोल सकते हैं कि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला गया, ट्रू हाँ, स्टेटमेंट? ये भी बोल सकते हैं। फिर दिक्कत क्या है? जेई एडवांस इतना बेवकूफ नहीं है। अभी भी मैं आपको बताऊं, जिस बार सवाल पूछा था ना तब तक लोग ऐसे ही पढ़ाते थे। अभी भी 90% जगहों पे सेम ही पढ़ाया जाता है। आपके झांसी में सेम ही पढ़ाया जाता है दोनों को, मैंने देखा है, कई साल से मैं चेक कर रहा हूँ, तो वहां सेम, दोनों में डिफरेंस बताया नहीं जाता। दोनों में डिफरेंस है मेरे दोस्त, कोई बताया ना डिफरेंस? एक मौका और दिया मैंने। ऐसा लग रहा है कि दोनों क्या है सेम, लेकिन दोनों सेम नहीं होते। मैं अब बताता हूं, सुनिए ध्यान से। जो फेज होती है ना, सिस्टम के अंदर जितने भी मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट होते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड फेज। सुनो ध्यान से, फिर से सुनो। किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी मिक्सचर के अंदर जितने भी मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट होते हैं, मैकेनिकली सेपरेबल मतलब इजीली आप उनको सेपरेट कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट। आप ध्यान से देखो और आपको 2-3 फेज दिख जाए, 2-3 डिफरेंट चीजें दिख जाए, तो उन दोनों चीजों को डिफरेंट को अलग अलग कर सकते हो। जब अलग अलग कर सकते हो तो इसका मतलब डिफरेंट फेजेस उसके अंदर प्रेजेंट। आया ना? डेफिनेशन लिखो, मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम, मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड फेज, इज कॉल्ड फेज। ओके, अब मैंने जहां आपको फंसाया था, चलो उस पे चलते हैं, उस बात पे चलते हैं, उस बात पे चलते हैं। तो H2O अगर जो मैं यहाँ पे लिक्विड लिखता हूं, तो बेटा मैं साफ साफ आपसे बोलूंगा कि ये स्टेट भी है और एक फेज भी है। ये स्टेट भी है और फेज भी है, दोनों ही है। H2O लिक्विड भी है, H2O लिक्विड में इसको लिक्विड स्टेट भी बोल सकते हैं, लिक्विड फेज भी बोलेंगे। दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों बातें सही हैं। फिर कौन से पॉइंट पे ये दोनों अलग होंगे, कौन से पॉइंट पे दोनों अलग होंगे? तो चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है? तो स्टेट क्या होता? रुक तो जा यार। स्टेट वही होता है जो आपके दिमाग में चल रहा है। स्टेट कितने तरह के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सारी चीजें क्या होती हैं? स्टेट होती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ऑयल प्लस वाटर, ये किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट। इन दोनों की स्टेट क्या है? लिक्विड। दोनों की स्टेट सेम है कि नहीं सेम है? यस सर। लेकिन क्या इन दोनों को आप अलग कर सकते हैं, ऑयल यस वाटर सर। को? यस सर। इसका मतलब इसमें क्या है? फेज सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। यस। लिक्विड से सेम स्टेट, लिक्विड स्टेट क्या है? सेम, बट डिफरेंट क्या है इसके अंदर? डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट फेजेस हैं। मींस जिन चीजों को आप अलग कर पाओ, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? फेज। दे आर नॉट स्टेट, दे आर व्हाट? दे आर, यस, इनको सिंगल स्टेट बोलेंगे, लेकिन इसके अंदर फेज दो है कि नहीं है? अरे बोलो यार। यस सर। अब तुम मेरे को एक छोटी सी बात और बताओ यार,
मैंने होमोजीनियस सॉल्यूशन को क्या बोला था? सिंगल फेज सिस्टम या सिंगल स्टेट सिस्टम? सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज की सिंगल स्टेट? सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज लिखा हूं मैं। क्या मैं सिंगल स्टेट लिखूं तो स्टेटमेंट कुछ इनकरेक्ट सा लगेगा आपको? अच्छा ये बताओ, ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है ये सोल्यूशन होगा कि नहीं? नो सर। नहीं होगा सर, नो सर। नो सर। ये सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है? दोनों डिफरेंट, दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। यस सर। लेकिन दोनों की स्टेट तो सेम है ना, दोनों की स्टेट तो सेम है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को क्या आप सिंगल स्टेट सिस्टम बोलना सही रहेगा? नहीं बोल सकते सर। नो सर। बोलो नहीं ना, क्या ये बोलना सही है कि हाँ भाई क्या बोलते हैं सिंगल स्टेट सिस्टम? सिंगल स्टेट सिस्टम से काम चल जाएगा क्या? ये सिंगल स्टेट सिस्टम तो है, लेकिन क्या ये होमोजीनियस है? नो सर। नो क्या सर। ये एक्यूरेट डेफिनेशन है? नो सर। What is the accurate definition of homogeneous mixture? Single phase system. Single. What is phase? Now I think आपको clear हो गया. Phase is what? Mechanically separable part. तो H2O plus oil. आप different phase or single phase? Different phase. है ना? Yes sir. ये example number 1 आ गया. Example number 2. Sugar. Sugar plus water. बेसिकली मैं बोल रहा हूँ यहाँ से सुगर सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन। चले जवाब दें। सेम फेज हो जाएगा। सिंगल फेज यस सर। सिंगल फेज सिंगल स्टेट बोलो यार। यस सर। सिंगल फेज एक ही फेज है इसके अंदर, और एक ही फेज और एक ही स्टेट। मींस ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि फेज स्टेट हो भी सकती है और एक ही स्टेट की कई सारी फेज भी हो सकती हैं, लेकिन एक ही फेज की अगर फेज मल्टीपल है तो कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट भी क्या हो, मल्टीपल हो। ये बात नहीं बची। फेज देखो यहाँ पे 2 है, लेकिन स्टेट क्या है? एक ही स्टेट में कई सारी फेजेस मिल सकती हैं, है ना? Yes sir. यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखना बेटा। गैसियस मिक्सचर। बोलो गैसियस मिक्सचर क्या होगा? सिंगल स्टेट और डिफरेंट फेज। सिंगल स्टेट और सिंगल फेज भी होगा बेटा। क्या आप किसी दो गैस को देख के अलग कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं CO2 तुम साइड हो जाओ, O2 तुम आ जाओ। देख के नहीं कर सकते। आप पहले तो आपको दिखता ही नहीं है, हाँ है ना? यस सर। अच्छा मैं अभी इनहेल कर रहा हूँ, आप क्या कंटिन्यूअसली इनहेल कर रहे हैं? क्या अभी आप सांस ले रहे हैं? चेक करिए। यस सर। अरे सही में चेक करिए, ले रहे हैं क्या? फील करिए उसको, सांस ले रहे हैं? हाँ सर ले रहे हैं ना? तो आप सांस लेते समय क्या आपने सिर्फ O2 ही लिया? नो सर। जितनी चीजें आपके अगल बगल में हैं सब अंदर चली गई आपके, हाँ है ना? यस सर। तो क्या आपने सिर्फ आप उसको डिफरेंट बाइफरकेट कर पाए, अलग अलग कर पाए उन चीजों को? नहीं, जो भी अराउंड सराउंडिंग में गैसेस हैं सारी अंदर आपके आ रही हैं, हाँ है ना? अगर सराउंडिंग में स्मोक हो तो मेरे दोस्त वो भी आएगा। अभी ऐसा समझ, सुनो वेट अब जो कोई बात स्मोक छोड़ो, मान लो कोई अगर बगल में बैठ के सिगरेट पी रहा है तो क्या वो नहीं आता है? आता है, लेकिन देख तो सकते सर। ओहो, देख सकते हो तो अलग कर सकते हो उसको? नो सर। हैं? डस्ट पार्टिकल अलग और जो हो रहे हैं वो भी बहुत हाई डेंस में, तो एक बात को अलग किया जा सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मिक्सचर ऑफ गैसेस इज ऑलवेज होमोजेनियस। मिक्सचर ऑफ गैसेस इज व्हाट बेटा? गैसियस मिक्सचर इज ऑलवेज व्हाट? होमोजीनियस। अब तीसरा एग्जांपल मैं आपसे दे रहा हूं, चौथा एग्जांपल, लिक्विड मिक्सचर। बोले आप लिक्विड मिक्सचर क्या होगा? होमोजेनियस हेटेरोजेनियस दोनों हो सकता है। Yes, can't say anything. It can be homogeneous, it can be heterogeneous. Homogeneous
होमोजीनियस इज लाइक क्या मिला दो आप भाई Sugar solution. शाम को जो बैठते हैं लोग लेके जो खूब बिकी है इस बार समझ रहे हो? हाँ सर 90 आपको मालूम है इन कोल्ड कंट्रीज 5 ml अल्कोहल एंड 95 ml ऑफ वाटर रिकमेंड किया जाता है बिकॉज ऑफ योर हेल्थ। कोल्ड कंट्रीज के लिए उन लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा होता है वो, है ना? बट क्या अपनी कंट्री कोल्ड है? मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, यहाँ पे बिना अल्कोहल के रह सकते हैं, है ना? यस सर But here in India, the ratio is just opposite. They use 95% alcohol and just 5% water. हैं? Just to show कि देखो भाई एकदम नीट मारा, एकदम नीट। हाँ भाई देखो, तो अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर क्या बताओ? होमो हेट्रो? होमो हेट्रो अरे अल्कोहल वाटर भाई, क्या तू एक बार मिलाने के बाद फिर से पिया नहीं सर पिया नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, मैं भी पिया नहीं, मैं बनाया हूँ लेकिन दूसरों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। अबे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो देख लोगे आप, ठीक है? तो जब आप उसको मिक्स करते हो तो कंप्लीटली मिसेबल होता है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिखाऊंगा कि कैसे कंप्लीटली मिसेबल भी होता है, बॉन्डिंग में आप समझ जाओगे इसको, ठीक है? पूरी तरह से उसके अंदर वो मिक्स होता है। हाँ बोलो। मिसेबल मतलब? मिसेबल मतलब मिक्स हो जाना उसके अंदर, पूरी तरह से घुल जाना, इस तरह से फैल जाना उसके अंदर कि पता ही ना चले वो, समझ रहे हो? अलग नहीं है वो, उसके अंदर मिला जुला है, तो मिसेबल लिक्विड। तो पूरी तरह अच्छा दूध, चलो छोड़ो यार, छोटा मोटा सुबह सुबह अच्छी बात करते हैं, दूध में पानी मिला दो। अब बोलो क्या दूध वाला पानी मिला के दूध मिलाता है आपके घर पे, तो क्या आप तुरंत उसका पानी अलग करके बोलते हो साले देखो तुम क्या लाया है, दूध इतना सा लाया, पानी साला इतना मिला दिया उसके अंदर? हाँ सर कर पाते हो आप? नहीं, क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि इट इज हाईली यस मिक्सेबल होता है। अरे बोलो होमोजीनियस होता है। तो लिक्विड मिक्स करने से होमोजीनियस भी हो जाते हैं, लेकिन अगर जो उसी दूध में वो तेल ऑयल मिला देता तो क्या आप पकड़ पाते हो? पकड़ लेते ये बात? Yes, sir. घी डाल दिया होता तो वो ऊपर तैर रहा होता, इसका मतलब क्या हो गया? यानी इट कैन बी होमोजीनियस, इट कैन बी हेट्रोजीनियस, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका किसका मिक्सचर है। होमो ही पॉसिबल है इसका, होमो ही पॉसिबल, और क्या पॉसिबल है बोलो? Hetero. चलो सॉलिड मिक्सचर, अगेन सॉलिड मिक्सचर में आपने देखा होगा पॉसिबल है। यस ये जो अपनी मैम लोग बैठी हैं क्लास में, इन लोगों ने कुछ गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह पहन रखी होगी, किसी ने छोटी मोटी, कोई सी भी, कोई बच्चे भी पहन रखे होंगे, कोई झांसी में तो मैं देखता हूँ अंगीठी का बहुत फैशन रहता है, एकदम ये बड़ी अंगीठियां यहाँ से लेके यहाँ तक पहनती हैं सब, लड़कियां नहीं लड़के, और गले में ये मोटा सा चैन है, देखा है ना आपने? हाँ सर। तो अरे मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं कुछ भाई साहब, वो ऐसे 5-6 माला पहन के इसे पता नहीं क्या, और फिर शर्ट की बटन खोल लेते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं है ना? तो अगर आप में से कोई है तो बुरा ना माने, शान की बात है भाई, है ना? तो देखो फर्जी की चीजें हैं। तो वो जो गोल्ड होता है ना, मैंने आपको बताया था, मैंने मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ाई थी, आपको याद है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अबे मेटालिक बॉन्डिंग में तुमको एक बात याद है क्या कि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता था 4s1 n-1 d10, ये होता था ना? Yes, तो sir. कुछ याद नहीं है? सर याद है। Yes, sir. अब तुम यार एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे यहाँ से तो इसमें +1 आता था, बोलो हाँ या ना? और यही होती थी इसकी क्या, मेटल कर्नल, बोलो ये होती थी इसकी मेटल कर्नल। और इस मेटल कर्नल के पास अगर देखें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे इनर डी में, कितने हैं इनर डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन? एक भी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? अनपेड इलेक्ट्रॉन पे और इसके पॉजिटिव चार्ज पे। ना तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसके पास ढंग का पॉजिटिव चार्ज है सर। तो गोल्ड में जो गोल्ड दो एटम होते हैं, ढेर सारे जो एटम होते हैं, गोल्ड का जो मेटल होता है उसके बीच में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी या वीक होगी? आप बताओ। वीक होगी सर, वीक होगी, आया ना?
भाई साहब मार्केट में जो प्योर गोल्ड होता है ना वो इतना वीक होता है कि आप हाथ से तोड़ दोगे उसको, आप समझ बहुत इजीली तोड़ सकते हो उसको। लेकिन बाद में जब आप जाते हो शॉप से लेके आते हो उसको, तो शॉप से लेके आते समय क्या ये इतना इजीली टूटता है? बस आप नॉर्मल करो, टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा। टूट सकता है वो भी, लेकिन इतना इजीली नहीं टूटेगा, बिकॉज उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है। कैसे बढ़ाई जाती है? जस्ट टू एडिशन ऑफ व्हाट? इम्प्योरिटीज। इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, कॉपर ऐड कर दिया जाता है, सिल्वर ऐड किया जाता है, कुछ चीजें ऐसी ऐड की जाती हैं जो क्या करती हैं, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। अरे बोलो हाँ है ना? तो जब कई सारे मेटल मिक्स करके कोई एक चीज बनाई जाती है, वी कॉल इट अलॉय। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके। लेकिन जो मान लो आपने अंगीठी पहन रखी है, अब इस अंगीठी में बेटा आपका वो अकेला गोल्ड नहीं है, उसमें और भी सारी चीजें हैं, लेकिन क्या आप देख के पहचान पा रहे हो कि उसके अंदर गोल्ड है या क्या क्या है? आपको सिर्फ क्या दिखता है? गोल्ड। तो क्या आप इसको आसानी से अलग कर सकते हो? नहीं। तो ये सॉलिड का मिक्सचर कैसा हो गया? होमो। लेकिन बहुत सारे सॉलिड के मिक्सचर नॉर्मली होते हैं, वो सब क्या होते हैं? हेट्रो। जैसे मैं अभी तो मैंने बहुत कम लिया, आपको दिख रहा होगा ये तीन कलर की चौक है यहाँ पे, हाँ है ना? एक ये, एक व्हाइट और एक येलो। और जैसे बहुत सारे लेके मैं मिक्स कर दूं, ये मिक्सर हो गया एक। क्या इस मिक्सर को मैं अलग से सेपरेट कर सकता हूँ आसानी से? यस, जस्ट बाय लुकिंग एट देयर कलर्स। कलर्स को देख के अलग, येलो अलग, व्हाइट अलग, सब अलग अलग कर लेंगे, है ना? यस सर। अगेन इट कैन बी होमो एंड हेट्रो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मिक्सचर, है ना? क्या आप समझ पाए? लेकिन गैसियस मिक्सचर हमेशा क्या होगा? गैसियस मिक्सचर हमेशा क्या होगा? होमो। इट इज ऑलवेज होमोजेनियस। वैसे नॉर्मली लोग सॉलिड क्या बोलते हैं, सॉलिड मिक्सचर को हमेशा हेट्रो भी बोलते हैं, लेकिन नहीं कह सकते, हमेशा नहीं कह सकते, मोस्ट ऑफ द केस में होता है। चलिए सर नेचर ऑफ मिक्सचर मतलब क्या होगा सर यहाँ पे? फिर से बोलो। नेचर ऑफ मिक्सचर कहने का मतलब स्टेट। मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल, दोबारा। आपने कहा सर कि मतलब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मिक्सचर, होमो हेट्रो। नेचर ऑफ, यस, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मिक्सचर मींस सिंगल फेज सिस्टम है, डबल फेज सिस्टम है। अच्छा। नाउ आई होप आपको समझ में आ चुका है डिफरेंस फेज एंड स्टेट में, और आप होमो और हेट्रो को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, हैं? बोलो यार। यस सर। ओके ओके ठीक है। अब जरा सुने ध्यान से। अब यार सुनना ध्यान से। एक दो टर्म आता है, एक होता है, एक आता है बेटा फेज ट्रांजिशन, और एक टर्म होता है स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन, फेज का ट्रांजिशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट का ट्रांजिशन। फेज का ट्रांजिशन इन्वॉल्व बेटा बोलो। स्टेट का ट्रांजिशन। स्टेट का ट्रांजिशन। अब डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस क्या है? जैसे देखना जरा, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे सुनना, प्यार से एकदम। H2O बेटा सॉलिड था, और ये H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था H2O लिक्विड में। तो यहाँ स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा है या फेज का ट्रांजिशन हो रहा है? स्टेट का। या दोनों का हो रहा है? स्टेट का हो रहा है। दोनों या दोनों का ही हो रहा है? दोनों का। भाई साहब यहाँ पे दोनों है, इसमें स्टेट भी बदल रही है और दो डिफरेंट फेज हैं। क्या लिक्विड एक अलग फेज है, सॉलिड एक अलग फेज है, हाँ या ना? तो फेज भी चेंज हो रही है और स्टेट भी चेंज हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? फेज ट्रांजिशन भी है। और सर फेज तो आपने मैकेनिकली सेपरेबल बताया था ना, तो इसमें तो क्या आप आइस और वाटर रखा हुआ है, तो वाटर के अंदर आइस रखा हुआ है, तो आइस को आप अलग नहीं कर सकते? कर सकते सर, है ना? और धीरे-धीरे आइस मेल्ट हो रहा है ना? तो इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर क्या ये दोनों है? यही लिख रहे हैं बगल में, फेज ट्रांजिशन और स्टेट ट्रांजिशन बोथ। हाँ या ना? बोलो यार। एक सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में जा रही है, स्टेट का ट्रांजिशन हो ही रहा है, और ये दोनों को अलग सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए फेज का ट्रांजिशन भी है। हाँ या ना? अगला सवाल सुनिए ध्यान से, बहुत जल्द, एकदम परेशान नहीं होना है। ये देखो, CO2 सॉलिड CO2 गैस में जा रही है,
बोले ध्यान से, क्या है ये, क्या है ये? जल्दी 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 वाली गलती नहीं करना है, लेकिन बहुत समय भी नहीं लेना है। फेज और स्टेट ट्रांजिशन दोनों हुआ था। यस भाई, जल्दी सभी लोग का जवाब नहीं आ रहा है। दोनों। यस सर, दोनों का हो रहा। फेज ट्रांजिशन भी हो रहा है और स्टेट ट्रांजिशन भी हो रहा है, क्योंकि देखो स्टेट चेंज हो रही है और फेज भी, दोनों अलग अलग है। ओके, थर्ड, तीसरा देखो, ध्यान सुनना। कार्बन डायमंड, सी डायमंड लिया मैंने, सी डायमंड लिया मैंने और सी ग्रेफाइट ले लिया मैंने। भाई साहब बताएं। ओनली फेज। ओनली फेज। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं डायमंड और ग्रेफाइट दिया हो तो क्या अलग कर पाओगे? क्या पूछने वाली बात है? क्या ग्रेफाइट और डायमंड को अलग कर पाना ये मतलब क्वेश्चन है? क्या आप सोच भी सकते हो कि मैं अलग कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ये नहीं बताओ? यस सर। अब यार बताओ, ये अच्छा सॉलिड में ये भी होगा और सॉलिड में ये भी होगा, क्या स्टेट बदल गई? नो सर। नहीं, क्या चेंज हुआ है? लेकिन दोनों को अलग कर सकते हैं। यस, तो जो डिफरेंट फेज है, देयर इज व्हाट, फेज ट्रांजिशन, देयर इज फेज ट्रांजिशन, फेज बदल गई। भाई साहब यही आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ध्यान से। क्या आप पकड़ पाए क्वेश्चन को? कौन सा ट्रांजिशन इसके अंदर? फेज की स्टेट, स्टेट इज सेम बट फेज इज व्हाट, डिफरेंट। फेज इज डिफरेंट। नाउ अगला सुनो ध्यान से। CaCO3 solid is converting into CO solid plus CO2 gas। भाई साहब जल्दी जवाब दें, स्टेट की फेज? बोथ। बोथ। दोनों सर। स्टेट का ट्रांजिशन हुआ या फेज का ट्रांजिशन हुआ? दोनों। तो ध्यान से देखें इसको और लिखें कि दोनों ही नहीं है, दोनों ही गलत, नाइदर फेज नॉर स्टेट। अब सुनो क्यों। जब भी फेज का ट्रांजिशन या स्टेट का आप ट्रांजिशन करा रहे होते हैं तो मेक श्योर कि उनका केमिकल फॉर्मूला चेंज ना हो रहा हो। बेसिकली कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत अलग अलग होती है, लेकिन वो मॉलिक्यूल खुद खत्म ना हो जाए। जैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल टूट टाट के दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन गए, आया ना? अरे बोलो यार। यस सर। तो वो सेम होना चाहिए। ये CaCO3 अगर सॉलिड CaCO3 गैस में जा रहा होता तो इसको फेज और स्टेट बोल सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल इसको ना फेज बोल सकते हैं और ना ही स्टेट बोल सकते हैं, आया ना? उसी कंपाउंड का फेज, उसी कंपाउंड का स्टेट चेंज होना चाहिए, ये नहीं कि नया कंपाउंड बन गया फिर उसका फेज और स्टेट चेक कर रहा है। आप समझ गए मेरी बात को? चलिए अब बहुत ज्यादा समय वेस्ट करते हैं इस पे, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा था एक्चुअली में फेज और स्टेट में डिफरेंस, तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना? चलो अब वापस से हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज सोल्यूशन? Single Homogeneous mixture of homogeneous mixture of two or more components. What is homogeneous mixture? I hope आपको clear है। single Single phase phase system. It can be single state, but more accurate word is what? Single phase. System. now I'm confirm कि आपको phase और state में भी difference समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मैं आपको बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? दो components के मिला के बनाते हैं। अब 3 भी मिला सकते हैं, 4 भी मिला सकते हैं, 5 भी मिला सकते हैं, पर आपके सिलेबस में मुझे जनरली देखने को नहीं मिलेगा। आपको 99% केस में कौन सा मिलेगा? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट मिलाते हैं आप, तो उन 2 कंपोनेंट को जनरली हम लोग नाम दे देते हैं। नाम आपको मालूम होगा कौन कौन सा नाम? एक क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के फॉर बेटा Solution. अब आपने किताबें पढ़ी होंगी या आपके गुरुदेव ने पढ़ाया होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन फिक्स होती है, हाँ ना? यस सर।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको मालूम होता है भाई, कोई मिक्सचर दिया है, कोई सॉल्यूशन दिया है, तो आपको पहले से ही मालूम होता है कि ये सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन दे दो तो आप बता देते हो कि ये सॉल्यूट है और ये वाला क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सके पूरी तरीके से 100%। जैसे आपने दो चीजों को मिलाया, अपने मन से आपने किसी का नाम ए दे दिया, अपने मन से आपने किसी का नाम बी दे दिया, कोई बच्चा आएगा दूसरे उसने जिसको आपने ए कहा था वो उसको बी बोल रहा है, बी वाले को ए बोल रहा है, क्या ये गलत है? नहीं, पूरी तरह सही है। तो आप ये फ्रीडम है आपके पास कि आप दो चीजों एक्चुअली में दो चीजों को मिक्स जो किया वो अलग है, आप अपनी तरफ से एक नाम दे रहे हो, तो आप एक अपनी तरफ से जो नाम दे रहे हो वो कुछ भी दे सकते हो, कोई भी कुछ भी अपने हिसाब से दे सकता है नाम, हाँ या ना? तो जब सोल्यूशन बनाया गया दो चीजों को मिक्स करके तो उसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक नाम दिया गया उसको, नाम बिल्कुल कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, अब आपके अंदर सवाल आया होगा सर नहीं हमको तो मालूम है, हमको मालूम है इसका एकदम फिक्स डेफिनेशन मालूम है। व्हाट इज द फिक्स डेफिनेशन? फिक्स डेफिनेशन ये है कि सर the component which present in what? Which present in, बोलो यार, सॉल्वेंट। less amount। अरे यही तो डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा। हाँ सर यही पढ़ा। यस सर। सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं आप? सॉल्यूट। एंड which present in what? which present in large amount, उसको क्या बोलेंगे आप? बोल दो बेटा, उसको क्या बोल दोगे आप? अरे यार ये मुझे मजा नहीं आ रहा है। सॉल्वेंट। क्या बोलोगे उसके? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बोलोगे। तो मींस दो चीजों को मिक्स किया, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट है, जिसका अमाउंट ज्यादा है वो क्या है? सॉल्वेंट। ये आपने डेफिनेशन आज तक पढ़ी है और ये सही भी है, ये सही भी है, लेकिन हमेशा सही है नहीं कह सकते, हमेशा सही है नहीं कह सकते। सॉल्यूशन के अंदर जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी के अंदर एक स्पून आपने उसके अंदर शुगर मिक्स कर दिया ना, आपको मालूम होगा कि विच वन इज सॉल्यूट विच वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होगा? शुगर। एंड सॉल्वेंट क्या है? वाटर। लेकिन देखना अब मैंने एग्जांपल लिख दिया आपको, मैंने कहा 100 ग्राम शुगर ले लो और 100 ग्राम वाटर ले लो, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब बताओ तुम, अब कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? दोनों का अमाउंट सेम हो गया? दोनों को सॉल्वेंट रहेगा H2O। दोनों सॉल्वेंट है। H2O सॉल्वेंट रहेगा। किसी को भी सॉल्वेंट सॉल्यूट कर क्योंकि शुगर का सकते 100 ग्राम थोड़ी ना पूरे किसी को भी डिसॉल्व कुछ भी कर सकते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? शुगर का 100 ग्राम पूरे डिसॉल्व होगा नहीं, तो तब भी उसका अमाउंट H2O से तो कम ही रहेगा सॉल्यूशन में। ओके देखो अब आप नहीं बोल सकते भाई साहब 100 ग्राम शुगर को 100 ml में आप डिसॉल्व करा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तरीके होंगे, हीट फीट करके कुछ ना कुछ करके आप करा सकते हो उसको। अब सुनो सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, जब कभी ऐसा आता है तो आप तुरंत अपना मन बदल देते हो, अपनी डेफिनेशन बदल देते हो। अब वो सर ऐसा थोड़े ना होता है, इसको ग्राम में नहीं देखते, इसको मोल में चेक करते हैं, इसका मोल्स निकाल लो आप। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अच्छा भाई तो चलो मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दो दो मोल दोनों के ले लेते हैं, अब क्या बोलोगे? फिर से फंस जाएंगे, आया ना? फिर डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी। लेकिन फिर किसी ने बोला सर मोल ही क्यों, वेट में अमाउंट, आप तो बोल रहे थे अमाउंट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, अमाउंट तो ग्राम में भी हो सकता है। ठीक है ओके, तो आपने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। अच्छा अब मैंने बोला देखो 10 मोल्स शुगर, 10 मोल्स शुगर, 10 मोल्स शुगर प्लस 10 मोल्स वाटर। अब बताओ किसका है? अब बताओ कौन? दोनों ही अमाउंट में सेम हो गए, मोल्स की टर्म्स में दोनों सेम हो गए। अब फिर से आप फंस गए, आपने फिर से डेफिनेशन बदल दी। सर एक और डेफिनेशन है, मैंने बोला कौन सा? सर एक डेफिनेशन है
जिसमें हम बोलते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करो, और दोनों डिफरेंट फेजेस में है, तो मिलाने के बाद जो फाइनल फेज दिख रही है, जो फाइनल फेज दिख रहा है सॉल्यूशन का, हम बोलेंगे इसी फेज में सॉल्वेंट रहा होगा। हाँ सर यही इसी फेज में कौन रहा होगा? सॉल्वेंट। जैसे मान लो एक मैं आपको सीधे मैं आपको एक सोल्यूशन दिखाता हूँ और मैं बाद में आपसे बोलूं कि बेटा मैंने इसमें चीनी मिलाया और पानी मिलाया है, एंड फाइनली आपको ये सोल्यूशन दिख रहा है आपको, और सोल्यूशन का फेज अगर जो आपको क्या दिख रहा है, लिक्विड फेज में दिख रहा है, तो आपके दिमाग में नेचुरली क्या आएगा कि क्या ज्यादा रहा होगा? अगर लिक्विड आ रहा है तो कौन ज्यादा रहा होगा? कौन ज्यादा रहा होगा? लिक्विड आ रहा है तो वाटर ज्यादा रहा होगा। अरे वाटर ज्यादा रहा होगा तभी ना वाटर ने घोल लिया उसको अपने अंदर। लेकिन अगर दो लिक्विड्स को मिलाए तो? सुन तो ले यार पहले बात, पहले जो बोल रहा हूँ वो बता, वो कंफर्म करो, हाँ या ना? पहले ये आ गया था तो आपने बताया कंफर्म। तो Yes, ये sir. डेफिनेशन ही वहां वैलिड है जहां पे दो डिफरेंट फेज होंगे, जहां दो डिफरेंट फेज होंगे वहां डेफिनेशन वैलिड ही नहीं है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। So means if you are mixing two different states or two different phases, in that case, दो different state बोलो ज़्यादा बेहतर होगा. In that case, the phase of solution will be the phase of solvent. Means जो इसकी the state of the solution will be the state of solvent. हाँ या ना? एक नई definition आई, क्या बोलो? नई definition क्या है? Solute solvent की नई definition क्या है बोलो? If solute and solvent are in different state, if solute and solvent are in what beta? Different state, then the state of the solution will be the state of solvent. The state of solution will be the state of solvent. Solution की जो state होगी वही किसकी state होगी? Solvent. The state of solution will be the state of solvent. And another one will be what? Solute. अब अपने आप दूसरा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? Solute हो जाएगा। हाँ या ना? अब यार तुम ये बताओ 10 ml तुमने अल्कोहल मिलाया है, अल्कोहल लिया है, और आपने 100 ml ले लिया या 90 ml ले लिया वाटर, तो तुम बताओ यहाँ पे क्या है? क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट H2O है। सॉल्वेंट H2O है। हाँ यार, दोनों लिक्विड फेज में है। ये सॉल्वेंट है और लिखते रहना ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। लेकिन अगर मैं इसी में क्या करता, एक और एग्जांपल लेता और मैं बोलता 50 ml अल्कोहल और क्या है 50 ml वाटर। अब कौन है बताओ, कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? क्या आप बोल सकते हैं यहाँ पे? क्या आप बोल सकते हैं यहाँ पे? बोलो नहीं बोल सकते। अब आपको आजादी है, आपको फ्रीडम है, आप इसको चाहो इसको सॉल्वेंट बोलो, इसको चाहो इसको सॉल्वेंट बोलो, इसको चाहो सॉल्वेंट बोल दो, इसको सॉल्वेंट बोल दो। हाँ या ना? जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपके पास आजादी होती है कि आप कुछ ही बोल सकते हो। मैं बताने का मतलब क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये टर्म हमने डिफाइन किए हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टर्म्स है और हमने डिफाइन करते हुए हमने थोड़ा सा बस बोल दिया, ये बात बोल दी। क्या बात बोल दी मैंने? कि जो लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, फिर वो डेफिनेशन नहीं सही नहीं हो पाई, तो फिर हमने डेफिनेशन चेंज किया कि भाई द फेज ऑफ द सॉल्वेंट विल बी द फेज ऑफ सॉल्यूशन। हाँ ना? तो वहां से अगर दो डिफरेंट फेज में मिला रहे हैं तो वहां से आ गया डेफिनेशन। बट देखो इस केसेस में जब भी सेम चीजें आएंगी तो आप कभी भी कुछ भी कह नहीं पाओगे एग्जैक्टली। तो इन जनरल, लेकिन इसको यूज तो करते हैं हम लोग। इन जनरल जो डेफिनेशन होगी वो तब वैलिड होगी जब बोलो क्या होगा, वाकई में कोई एक लेस अमाउंट में होगा और दूसरा किस में होगा? बोलो सेकंड वन क्या होगा? More amount. लार्ज अमाउंट में। हाँ या ना? यस बोलो यार, सर। यहाँ पे आप सॉल्यूट और यहाँ पे आप सॉल्वेंट बोल सकते हो। एंड बेटा जी बिल्कुल ऑफ कोर्स ये एकदम बात सही है कि जितने भी मिक्सचर आप पढ़ने वाले हैं, जितने भी सॉल्यूशन आप पढ़ने वाले हो, उन सभी केसेस में ये जो आने वाले हैं चीजें, ये जो चीजें आने वाली हैं, ये सारी की सारी चीजें लेस अमाउंट एंड लार्ज अमाउंट में ही होगी, जिससे इजीली आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिस्टिंग्विश कर पाओगे। क्या आप क्लियर हुई बात आपको? हाँ ना? यस सर। एक डेफिनेशन और बोलते हैं
जो घुलता है वो सल्यूट होता है, जो घुलाता है या जिसके अंदर घुलता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अरे समझो ना, समझो भाई, चीनी को पानी के अंदर डाल दिया और चीनी और लिक्विड सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है? चीनी Water घुल solvent. पानी में। इसका मतलब क्या हुआ है? चीनी चीनी क्या है, कम की ज्यादा? कम है। चीनी कम है, Yes, चीनी कम है, हाँ या ना? अच्छा, Yes, sir. आपको याद होगा गर्मियों के दिनों में जब आप कभी सिकंजी बना रहे होंगे तो बनाते समय उसके बाद आपने टेस्ट किया, टेस्ट करते समय अचानक से आपको क्या लगा कि थोड़ी सी मीठी ज्यादा हो गई है या थोड़ी फीकी लग रही है, हाँ या ना? ऐसा होता है कभी कभी? Yes, sir. या सिंपली आप घर में चाय तो पीते ही होंगे, और जब आप चाय पी रहे होंगे तो आपको चाय कॉफी कुछ भी पी रहे होंगे तो आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि इसमें चीनी ज्यादा हो गई है, ज्यादा मीठा हो गया, कम मीठी है, या सब्जी में नमक ज्यादा है, हाँ या ना? तो हाँ, किसी भी sir. पर्टिकुलर जो भी चीज आप खा रहे हो पी रहे हो उन सब चीजों में किसी एक चीज का पर्टिकुलर टेस्ट होता है। अगर जो वो प्रॉपर कंपोजिशन में मिला है तो आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, लेकिन अगर जो वो एक्सेस अमाउंट में या कम अमाउंट में तो उसका टेस्ट सही तरीके से नहीं आता है, हाँ या ना? अगर जो उसी सिकंजी में चीनी बहुत ज्यादा रही होती तो क्या होता? क्या आपको बढ़िया टेस्ट आता? नहीं। आप फिर क्या करते हो उसके अंदर क्या करते हो? और एक्स्ट्रा वाटर पानी मिला ऐड पानी करते हो। तो आप इसी को केमिस्ट्री में एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते समय क्या बोलते हैं हमने, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? डाइल्यूट। क्या कर रहे हैं वो लोग? यस, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो दो टर्म्स देखने को मिलते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड और एक डाइल्यूट। बिल्कुल नहीं बेटा, सेम वॉल्यूम होगा तो सेम नंबर ऑफ मोल्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सेम वेट नहीं होगा, और सेम वॉल्यूम है, सेम डेंसिटी भी है तो सेम वेट होगा, और सेम वेट होगा तो भी सेम मोल्स नहीं होगी, सबका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है, ठीक है? लेकिन आप मोल्स वाली डेफिनेशन से, केतन, मोल्स वाली डेफिनेशन से आप नहीं बोल सकते कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, क्योंकि आप नहीं कह सकते 50 ml अल्कोहल और 50 ml अल्कोहल और 50 ml क्या लिया आपने? पानी। क्या आप बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? नहीं, दोनों का अमाउंट सेम है। तो सब वॉल्यूम से देखना पड़ता है कि सॉल्वेंट है कि सॉल्यूट है। भाई साहब, जब भी मैं आपको आप समझ ही नहीं पा रहे पॉइंट। एक्चुअली क्या है ना, आपके दिमाग में वही पुरानी चीजें भरी हुई हैं। मैं जनरलाइज करने की बातें कर रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ ओपनली सोचो इसके ऊपर। आप कह रहे हो नहीं हम वही मानेंगे जो हम आज तक पढ़े हैं। अबे तुम बहुत लिमिटेड चीजें पढ़े हो। मैं कह रहा हूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन 100% पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। ये हर जगह एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे जरूर एप्लीकेबल हो। जो सेकंड डेफिनेशन बताई वो, हाँ क्या बोला आपने? सेकंड डेफिनेशन बताई वो, सेकंड डेफिनेशन जो बताई आपने वो सही है। क्या है डेफिनेशन? सर वो सॉल्यूशन को देख के, मतलब सॉल्यूशन, हाँ, वो जब सॉल्यूशन का जो फेज होगा वही सॉल्वेंट का फेज। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन व्हाट? डिफरेंट फेज, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम एप्लीकेबल है। सारी डेफिनेशन एप्लीकेबल है, लेकिन सबका अपना क्या है, एक प्रॉपर जोन है, उसी पर्टिकुलर जोन में वो एप्लीकेबल है। समझ रहे बात? और सारी डेफिनेशन फेल भी होती है, सारी डेफिनेशन फेल भी होती है, ये भी आपको मालूम है, हाँ ना? जैसे मान लो मैं ले लूं इसको 80 ml मैंने ले लिया, मान लो CH3OH मेथेनॉल, और मैंने लिया बेटा जी, और मैंने ले लिया यहाँ पे 60 ml H2O। आप देख के बताओ कौन सा आपको लग रहा है, कौन सा सॉल्वेंट आप किसको बोलोगे? लार्ज अमाउंट में कौन है? अल्कोहल। सॉल्वेंट ये होगा, है ना? यस सर। लेकिन जब इसका मोल्स निकालोगे ना तो इसके मोल्स कम आएंगे और इसके मोल्स ज्यादा आएंगे। तो जब मोल्स ज्यादा आएगा तो आप तुरंत डेफिनेशन बदल दोगे क्या? आप इसको सॉल्वेंट बोल दोगे क्या? यस सर। डेफिनेशन बदल दोगे आप? नहीं, अभी भी यही सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, वही रहेगा, यही सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देयर इज नो परफेक्ट डेफिनेशन, देयर इज नो परफेक्ट डेफिनेशन। अरे बोलो यार,
यस सर। यस सर। भाई समझ में आया तुमको कि नहीं? आगे सर वो आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा था, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तो सर हमने ऐसा यूनिट देखी तो हमें मोल दिखी, तो हमने सर पूछ लिया कि मोल से तो नहीं नापते कहीं। शाबाश। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से, बातों को सुनते रहो। क्या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बस आप सुन रहे हैं? मुझे लगता है आप तब सीख पाएंगे जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? तो जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो प्लीज आप ओपन माइंड से सोचें उसको, ना कि उन सब चीजों से जो आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, है ना? ओके ठीक है, तो प्लीज फोकस के साथ सुना करिए, क्योंकि एडवांस एक ऐसी चीज है, जेईई एडवांस एक ऐसा चीज है जो आपको जितनी चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ा दी, थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अगर जो आपने एकदम उसी पैटर्न पे पढ़ा, सिर्फ वही चीजें पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ओपनली सोच नहीं रहे हो कि मैं कैसे कैसे इन चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आप जब नई चीज आएगी तो आप सोच नहीं पाओगे और फिर सोचोगे सर तो ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो नया आ गया, ये तो कोई भी नहीं पढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ा है, फिर भी ये क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ सिलेबस। अबे आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, आपकी सोच कैसे डेवलप हो रही है उसी हिसाब से वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं कभी कभी। तो उसके लिए आपको तैयार होता है, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपको हर चीज आप सोच सोच के पढ़े हैं तो ही आप कर पाओगे, आप रट के पढ़े हो तो फिर क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिकली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमारे द्वारा डिफाइन किए हुए टर्म्स हैं, ये हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। चलो भाई आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिस्कशन बंद किया जाए, तो आ जाते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म्स? तो अब चलो, अब सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में अब बोल ही दिया है कि एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या मैंने बोला, और मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी में एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, या ए और बी है, इस ए और बी के कंपोनेंट्स को डिफरेंट जो कंपोनेंट्स मिला के सॉल्यूशन बनाया गया, उस सॉल्यूशन के अंदर इस ए का अमाउंट कितना है, या ए का किस तरह से उसके अंदर प्रेजेंट है, बाई वॉल्यूम या बाई मास, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को डिफाइन करने के लिए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। नए टर्म्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, it is used, concentration terms are defined for what, to represent the what amount of solute or solvent in a solution, तो सबसे पहला जो concentration terms आएंगे, सबसे फर्स्ट concentration terms जो आते हैं वो होते हैं परसेंटेज concentration term। परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स की हम लोग बात करने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है परसेंटेज W/W। क्या है बेटा, परसेंटेज W/W, इसी को बोलते हैं बाई मास, परसेंटेज बाई मास। क्या बोला मैंने, अरे बोलो भाई, परसेंटेज बाई मास। अब सुनो ध्यान से, सुनो मैं जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ बातें। जब यहाँ ये W और ये W परसेंट, आप W/W है ना, तो ये ऊपर वाला जो W होता है बेटा, ये हमेशा सॉल्यूट होता है। क्या होता है, सॉल्यूट। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट ही, ये भी जरूरी नहीं है, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, ये सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट भी होगा। लेकिन जनरली तरीका होता है कि 99% केस में आपको क्या सॉल्यूट के फॉर्म में दिखाता है, जो लेस अमाउंट में होता है उसी का कंसंट्रेशन टर्म एक्चुअली लिखा जाता है उसी के लिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो नीचे है ये हमेशा फिक्स रहता है, इट इज सॉल्यूशन, इट इज व्हाट बेटा, सॉल्यूशन। W/W लिखा है तो ऊपर सॉल्यूट हो जाता है, सॉल्वेंट होता है, लेकिन नीचे हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया, आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने दिया 40% NaOH वेट बाई वेट, और मैंने बोला इसको रीड करो। चले निशी जरा इसको पढ़िए, आप क्या लिखा हुआ है, अपने शब्दों में पढ़िएगा,
मेरे शब्दों में जो मैंने लिखा है। और NaCl NaOH रुक जाओ, NaOH सॉल्यूशन वेट बाय वेट। हाँ सर उसमें 40% सल्यूट अपॉन मतलब सॉल्वेंट या सल्यूट होगा और बाकी सॉल्यूशन आएगा। ओके, और कोई 40% ऑफ सल्यूट या सॉल्वेंट। और कोई बोलो, और कोई बोलो, और कोई? हाँ भाई प्रखर तुम पढ़ो इसको, है कि नहीं? चेतन भाई पढ़ोगे? हाँ सर। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब सर ये कि सर इसका मतलब ये है कि हर 100 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन सर 40% सॉल्यूट या सॉल्वेंट होगा। ओके यस, ठीक है, कुछ कुछ हद तक आप सही, ये एकदम सही बात बोला आपने कि भाई अब देखो इसको जब भी मैं आपको बोलूंगा कि इसको पढ़ो, इसको आप मालूम कैसे पढ़ोगे? इसको ऐसे पढ़ोगे, 100 grams of solution contains बोलो यार 40 grams of NaOH। नहीं 40% नहीं, अगर सोल्यूशन 100 ग्राम का रहा होगा उसके अंदर कितना ग्राम? 40 ग्राम 40 ग्राम क्या रहा होगा? NaOH। तो सर क्या इसका मतलब सोल्यूशन आपने 100 ग्राम लिया हुआ? अबे नहीं, सोल्यूशन 100 ग्राम लिया कोई जरूरी नहीं, सोल्यूशन कुछ भी लिया जा सकता है। मैं जनरल वर्ड, एक जनरल टर्म्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जो ये सोल्यूशन 100 ग्राम रहा होगा तो इसके अंदर NaOH कितना होगा? 40 ग्राम। अगर ये 200 ग्राम रहेगा उसी हिसाब से यूनिटरी मेथड लगा लेंगे भाई। 100 में 40 है तो 200 में कितने होंगे? आया ना? अरे बताओ, लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे? यस सर। Yes, sir. ये अगर जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप पढ़ोगे कैसे इसको? हमेशा आप कैसे पढ़ोगे? W/W है तो W मतलब सोल्यूशन, तो सोल्यूशन को कितना मानोगे? 100, जो भी होगा, W होगा तो 100 ग्राम, वॉल्यूम होगा तो 100 ml, है ना? इसका मतलब क्या? 100 ग्राम्स, ये भी W है, ये W है। 100 grams of solution contains how many grams of NaOH? 40 grams. 40 ग्राम। 40 grams of NaOH। क्या आप रीड करने आ गया आपको? आया ना? आ गया सर। अगर जो मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि सोल्यूशन का वेट है, इस सोल्यूशन का वेट है 50 ग्राम, 50 ग्राम सोल्यूशन है, टोटल वेट 50 ग्राम है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ NaOH? 20 ग्राम। 20 व्हाट इज द grams. वेट ऑफ NaOH? भाई साहब, अगर जो पूरा सोल्यूशन का ही वेट 50 ग्राम है तो बताओ NaOH का वेट कितना रहा होगा? 20 grams. 20 ग्राम। कैसे मालूम चला आपको कि 100 में 40 है? यूनिटरी मेथड, 100 में क्या है? 40 है, तो एक में कितना होगा? 40/100, और 50 में कितना होगा? 40/100 into 50, हाँ या ना? Yes, sir. तो कितना आ गया? 20 ग्राम, बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये एब्सोल्यूट है। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट? वेट ऑफ 30 सॉल्वेंट, grams. वेट ऑफ सॉल्यूशन 30. माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही करोगे ना यार? यस सर। 30 ग्राम, नोट कर लेंगे सब बात। तो जब भी मैं आपको इस तरह से बोलूंगा, इसको रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या बोलोगे इसको? बताओ। परसेंटेज मास बाय मास भी उसको बोलते हैं, मास बाय मास भी बोलते हैं इसको। परसेंटेज व्हाट बेटा? मास बाय मास। तो परसेंटेज W/W को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हाट बेटा? बोलो, वेट ऑफ सोल्यूशन। परसेंटेज हमेशा 100 में निकालते हैं, इसीलिए इनटू क्या करते हैं यहाँ पे? बोलो, इनटू 100। अरे आपको समझ आया नहीं आया? बताओ। Yes, sir. लेकिन क्या ये जरूरी है कि हमेशा सॉल्यूट हो? नहीं, सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी होगा तो हम बदल देंगे, है ना? Yes, sir. ओके ना? जनरली जो सॉल्यूशन अगर आपसे कुछ बोला है और सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी हो, तो आप हमेशा अपनी तरफ से मान लेंगे कि सॉल्यूशन एक्वस रहा होगा। सॉल्यूशन क्या रहा होगा? बोलो, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड क्या है उसके अंदर? सॉलिड का अंदर क्या है? लिक्विड स्टेट। वाटर। सॉलिड क्या है उसके अंदर? लिक्विड वाटर। यस यस, ओके। नाउ सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, नेक्स्ट आ जाइए। यहीं पे मैंने चेंज किया, परसेंटेज W/V कर दिया। परसेंटेज W/ क्या कर दिया बेटा? V कर दिया। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ?
WV करते ही मतलब वॉल्यूम। अब इस बार क्या आ गया, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बताओ? सोल्यूशन का वेट ग्राम में होगा, लेकिन वॉल्यूम किस में होगा? सोल्यूशन का, सॉरी सोल्यूट या सॉल्वेंट जो भी लिया आपने यहाँ पे, उसका क्या होगा? वेट होगा, उसका मास होगा। लेकिन सोल्यूशन का क्या होगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम होगा तो किसमें होगा बोलो? तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, बोलो यार, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सुनो ध्यान से, सुनो। आपने वो जो जूस वगैरह मार्केट से आप लेके आते हो, खरीद के लाते हो, तो किसी जूसेस पे प्रॉपर लिखा रहता है कि भाई जूस तो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, है ना? लेकिन उसके अंदर ग्लूकोज मिलाया जाता है, शुगर मिलाया जाता है, कई सारे सॉलिड कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं, है ना? बोलो बे। Yes, sir. अगर तो किसी जूस पे लिखा हुआ है कि 20% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो यहाँ से? जल्दी बताएं, आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं? 20 ग्राम 20% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब जब 100 ml ये जूस बनाया गया होगा, 20 ग्राम पाउडर 20 20 ग्राम क्या उसके अंदर डाल दिया गया होगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट डाल दिया होगा, है ना? बोलो। अब इसी को मैंने चेंज किया यहाँ पे। अब चलो इसको रीड करो, रीड करने आना चाहिए, रीड करिए, रीड करें। अब क्या बोलेंगे? एग्जांपल लिखो और रीड करो, इसको रीड करने आना चाहिए भाई। बोलो 40% वेट बाय वॉल्यूम एनी सॉल्यूशन। नाउ इसका मतलब क्या हो गया? 100 ml of solution. 100 ml of solution contains 40 grams of NaOH. 100 ml of solution contains what? बोलो 40 grams of 40 ग्राम ऑफ NaOH। 40 grams of NaOH। आई होप आपको एक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना? हो भी क्या होगा? अच्छा, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम रहा होगा? No sir. अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन जब था परसेंटेज वेट बाय वेट था, तो उसमें सोल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वेट दिया था, आपको मालूम था। तो ये नीचे सॉल्यूशन का वेट है, ऊपर सोल्यूट का वेट है, तो आप सॉल्वेंट का वेट निकाल पा रहे हैं। इसमें क्या दिया उसने? सिर्फ और सिर्फ किसका वेट दिया है? सोल्यूट का। और सॉल्यूशन का क्या दिया उसने? वॉल्यूम दिया। तो क्या इस बार सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हो आप? क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट तो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। अबे वेट ऑफ सॉल्यूशन यही तो होगा ना यार, वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपको सिर्फ वेट ऑफ सोल्यूट मालूम है, सॉल्वेंट का वेट मालूम ही नहीं है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम मालूम है। तो क्या आप इस बार वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? अरे जल्दी बोलो यार। नो सर। अब अगर आप मान लो आपको निकालना है, क्या पता होना चाहिए आपको क्या पता होना चाहिए? डेंसिटी। यस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml फिलहाल के लिए। अगर जो इस सॉल्यूशन की क्या मालूम हो, डेंसिटी मालूम हो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमें मालूम है, अगर डेंसिटी मालूम चल जाएगा तो मास, सॉल्यूशन का मास निकल आ जाएगा, है ना? लेट्स से इसी क्वेश्चन में उसने डेंसिटी दे दी आपको, डेंसिटी दे दिया 1.2 ग्राम पर ml। अब बताओ मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 12 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो 120 जाएगा? ग्राम। 1.2 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना आ गया बोलो? 120 ग्राम। 120। अरे बोलो यार कितना आ गया? 120 ग्राम। लेकिन क्या गिवन होना चाहिए? डेंसिटी। अगर जो आप वॉल्यूम से मास में आना चाह रहे हैं तो यू मस्ट हैव व्हाट? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ या ना? ओके, नाउ देखना जरा, यही देखो आगे। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट नाउ? सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया? 80। 120 माइनस 40 कितना आ गया इस बार सॉल्वेंट का वेट? 80 ग्राम। जो पिछली बार सॉल्वेंट का वेट कितना आया था? 60 ग्राम, आया ना? तो 120 माइनस 40 थोड़ा, ये कितना आ गया? 80 ग्राम, आया ना? बोलो। Yes, sir. कितना आ गया? 80 ग्राम। अब मान लो आप में से कोई बच्चा आया, सर बोला सर आपने यहाँ पे इसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में किया था ना, इसी चीज को परसेंटेज वेट बाय वेट में कन्वर्ट करके दिखाओ इसी क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन तो आपने ये कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूं कि परसेंटेज
वेट बाय वेट क्या होगा, इसी यही क्वेश्चन परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, क्या करोगे बताओ, क्या आपको सोल्यूशन और सॉल्यूट क्या दोनों का वेट मालूम है? हाँ यस क्या करोगे बताओ? सोल्यूशन का वेट कितना है 40, सोल्यूशन का वेट कितना है 120, वेट बाय वेट इनटू 100, अरे बोलो यार यस सर 3.3 कितना आ गया? आएगा 100/3%, हाँ या ना बोलो यार, यस सर यानी कि कितना आ गया बोलो 33.33 33%। देखो परसेंटेज वेट बाय वेट अलग आ रहा है, लेकिन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अलग, डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी कितना है उसका, बोलो यार। यस मुझे लग रहा है आपको समझ में Yes, आ sir. रहा है, यस सर। क्या आपको दिक्कत हो रही है इसमें? No, sir. No, sir. ओके चलिए, तो आज इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, देन मास बाय लीटर पढ़ेंगे, देन पीपीएम पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएंगे सबसे मेन टर्म्स पे, दैट इज मोलैरिटी। आपने नाम सुना होगा मोलैरिटी। Yes, sir. तो मोलैरिटी को बहुत डिटेल में पढ़ना है, वही सबसे ज्यादा यूज होता है, ये सब ज्यादा यूज नहीं होते लेकिन है इंपॉर्टेंट, क्या दिमाग खराब करते हैं जब बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए पहले इनको हम हिट करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं परसों अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पहले स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे होमवर्क, और होमवर्क क्या है अपना, मोल कॉन्सेप्ट। आई होप आपने लगा लिया होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कहां से कहां तक डिस्कस होगा, जो लोग नहीं लगाए हैं वो लोग लगा लें फटाफट, जो नए बच्चे हैं वीडियो फटाफट कंप्लीट करें, उनको मैं लिंक सेंड कर चुका हूं। केतन कर रहे हो कि नहीं? कोई नया बच्चा है क्या क्लास में? जो भी नए स्टूडेंट है अगर वो क्लास में प्रेजेंट है तो प्लीज फटाफट उसको कर लें, पहली चीज। दूसरी चीज, नेक्स्ट टाइम से क्लास 7:15 पे होगी, 7:15 पे, सो दैट कि थोड़ा डिस्कशन टाइम हमें मिल जाए। अब डेली डिस्कशन होगा, मॉर्निंग क्लास में डेली डिस्कशन होगा, पहले मोल कॉन्सेप्ट का, देन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, जैसे थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे क्वेश्चन इसका भी मिलना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को मेरे? Yes, Yes, sir. sir. कोचिंग ऑफ है क्यों भाई? कल कोचिंग बंद है क्या भाई? कल कुछ है क्या? 2 अक्टूबर गांधी जयंती। अच्छा गांधी जयंती, अब यार इस पे कुछ कह नहीं सकते। देखो कल तो अपना पहले मॉर्निंग क्लास तो है नहीं कल, ये तो आपको मालूम है, मॉर्निंग क्लास ऑल्टरनेट डे होती है। अब चलो आई टॉक टू मिस्टर पीयूष, देखते हैं पीयूष सर, अब हम दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे क्लास रखनी है कि नहीं, रखनी होगी तो दोनों लोग रखेंगे, नहीं रखनी होगी तो कोई नहीं रखेगा, ठीक है। हाँ sir. चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। थैंक यू।